अस्सलाम वालेकुम डियर्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम अपना नया लेक्चर शुरू करने जा रहे हैं पीपीएससी की प्रिपरेशन के हवाले से। ये लेक्चर ना सिर्फ पीपीएससी की प्रिपरेशन बल्कि आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है, उनको भी एक उनका रिव्यू लेने के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसमें बहुत सारी चीज़ें इंशाल्लाह हम नई सीखेंगे। तो कॉन्सेप्ट हमारे बहुत बेसिक हैं, लेकिन उन कॉन्सेप्ट्स का हमने एक रिव्यू लेना है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, हमारा नेक्स्ट टॉपिक वेक्टर्स के बाद, ये है न्यूटन लॉज एंड मोमेंटम। अब सवाल यहाँ पर होता है कि न्यूटन लॉज तो हमने बहुत पढ़े हैं, तो हमें क्यों ज़रूरत आ गई दोबारा से इनको पढ़ने की। तो हम इनको एक नए अंदाज से, हमेशा की तरह एक नए तरीके से पढ़ेंगे और इसमें कुछ नया सीखने की कोशिश करेंगे, कुछ ऐसा जो हमें हमेशा की तरह हैरान कर दे। तो स्टार्ट करते हैं जी हम न्यूटन फर्स्ट लॉ से। तो फर्स्ट लॉ की तरफ जाने से पहले मैं आपको बताता हूँ कि सबसे पहले जो मोशन के बारे में जो सोचा वो एरिस्टोटल ने सोचा। जो सबसे पहला आइडिया था मोशन के हवाले से वो हमें एंशिएंट ग्रीक्स में मिलता है, हमें एरिस्टोटल में मिलता है। तो अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल, अ फोर्स इज रिक्वायर्ड फॉर द मोशन। अ फोर्स इज रिक्वायर्ड फॉर मोशन। एरिस्टोटल का ये आइडिया था। एरिस्टोटल का ये आइडिया था कि हमें मोशन के लिए वी नीड अ फोर्स। अगर हम ये चाहते हैं कि मोशन प्रोड्यूस हो और मोशन कंटिन्यू रहे, सो वी नीड अ कॉन्टिन्यूस फोर्स, वी नीड अ कांस्टेंट फोर्स। मैं आपको इसकी ऐसे एग्जांपल दे सकता हूं कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जो कि पॉइंट ए पे है। अगर मुझे उसे पॉइंट बी तक लेके जाना है, सो आई नीड अ कांस्टेंट फोर्स। मुझे एक कांस्टेंट फोर्स चाहिए जो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक मुसलसल उस ऑब्जेक्ट पर लगती रहे। लेकिन एरिस्टोटल के इस आइडिया को गैलीलियो ने बिल्कुल ही उलट पुलट के रख दिया। हमें फोर्स रिक्वायर्ड नहीं होती, बल्कि इन द एब्सेंस ऑफ फोर्स, अगर फोर्स ना हो तो ये ऑब्जेक्ट्स की नेचुरल टेंडेंसी है कि वो अपने आप को दे वांट टू कीप देमसेल्फ मूविंग। यानी कि ये ऑब्जेक्ट की नेचुरल स्टेट है। आप ये कह सकते हो कि जो मोशन है या रेस्ट है, ये ऑब्जेक्ट्स की नेचुरल स्टेट है। कोई भी ऑब्जेक्ट, उसके अंदर ये नेचुरली टेंडेंसी पाई जाती है कि अगर वो मूव कर रहा है तो वो चाहता है कि वो मूव ही करता रहे, वहाँ फोर्स का कोई काम नहीं। यानी कि अगर फोर्स ना हो तो मूविंग ऑब्जेक्ट्स अपने आप को हमेशा मूव करते रहें। तो गैलीलियो ने कहा कि फोर्स डज नॉट अच्छा, अब ये बात बड़ी हैरान कुन है। हमें ये आइडिया बहुत जीनियस है और हमें इस पे बहुत जल्दी इस पे यकीन करने को दिल नहीं करता, क्योंकि हमारी रोज़मर्रा की जो ऑब्ज़र्वेशन है, हमारे रोज़मर्रा के जो मुशाहिदात हैं, वो तो यही हैं कि जब तक हम किसी चीज़ को पुश या पुल नहीं करते तो वो मूव नहीं करती। सो हम बहुत जल्द इस आइडिया को रिजेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि ये चीज़ हम अपने इर्द गिर्द देखते हैं, हम इसे खुद करते हैं। सो हमारे लिए ये एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल है कि फोर्सेस आर नॉट रिक्वायर्ड फॉर द मोशन। चलें आगे चल के हम इसको प्रूव करेंगे कि वाई फोर्सेस आर नॉट रिक्वायर्ड फॉर द मोशन। सो गैलीलियो ने कहा कि जो नेचुरल स्टेट होती है ऑब्जेक्ट्स की, वो मोशन होती है या रेस्ट होती है। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो अपने आप को मूव ही करता रहेगा, वो अपनी नेचुरल टेंडेंसी को बरकरार रखेगा जब तक आप उस पर कोई फोर्स नहीं लगाते। इसका मतलब है कि फोर्सेस स्टॉप द मोशन। फिर फोर्स क्या करिए, फोर्स तो फिर मोशन को स्टॉप कर रही है। मिसाल के तौर पर मेरे पास अगर ये ग्राउंड जो है, ये ज़मीन जो है, मैं ज़मीन को एक बिल्कुल स्मूथ एक फ्लैट सरफेस बना दूं, ऐसी सरफेस जो इन्फिनिटी तक फैली हो और इस सरफेस के ऊपर कोई फ्रिक्शन ना हो, और ऐसी सरफेस के ऊपर अगर आप एक मूव करते हुए फुटबॉल को छोड़ दें तो वो हमेशा मूव ही करता रहेगा, उसे कोई फोर्स नहीं चाहिए होगी। लेकिन अगर फोर्सेस ऑफ फ्रिक्शन वहाँ पर होंगी तो वो उसके मोशन को स्टॉप करेंगे। इसका मतलब है कि फोर्सेस जो हैं ये मोशन कॉज नहीं करती। अब इसको मानना बहुत मुश्किल है। फोर्सेस मोशन कॉज नहीं करती, बल्कि मोशन को चेंज करती हैं। आप यूँ कह सकते हो कि फोर्स एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करती है, फोर्स डायरेक्शन ऑफ मोशन को चेंज करती है, फोर्स मोशन को चेंज करती है, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को कम करती है या ज़्यादा करती है, या उसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन को चेंज करती है। इसका मतलब है कि फोर्सेस जो हैं ये मोशन को चेंज करती हैं, दे आर नॉट रिक्वायर्ड
फॉर अ बॉडी टू कीप इट इन मोशन। अगर आप चाहते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट मूव करता ही रहे तो आपको फोर्सेस को हटाना होगा, फोर्सेस को लगाना नहीं होगा। बात क्लियर हो रही है? सो एवरी ऑब्जेक्ट कॉन्टिन्यू इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म स्पीड इन अ स्ट्रेट लाइन। इसका मतलब है कि ये जो स्टेट ऑफ रेस्ट है, ये यूनिफॉर्म मोशन है, ये ऑब्जेक्ट्स की नेचुरल स्टेट्स हैं। अगर ऑब्जेक्ट्स को इन नेचुरल स्टेट से हमने डिस्टर्ब करना हो तो हमें फोर्स रिक्वायर है। यानी कि फोर्स मोशन को चेंज करती है, मोशन को कीप नहीं करती। अच्छा जी, अनलेस एक्टेड अपॉन बाय अ फोर्स। इसका मतलब है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो वो मूव करता ही रहेगा, उसे रोकना होगा तो हमें फोर्स लगाना पड़ेगी। इसका मतलब मैं तो ये भी कह सकता हूँ कि फोर्सेस स्टॉप द मोशन। अगर आप ये कहते हैं कि फोर्सेस कॉज द मोशन तो मैं ये भी कह सकता हूँ फोर्सेस स्टॉप द मोशन। अच्छा, ऑब्जेक्ट्स मेंटेन इट्स स्टेट। हर ऑब्जेक्ट की ये नेचुरल टेंडेंसी है कि वो अपनी स्टेट को मेंटेन रखता है। द एबिलिटी टू मेंटेन इट्स स्टेट इज कॉल्ड इनर्शिया। ये जो स्टेट मेंटेन रखने की एबिलिटी है, दिस इज कॉल्ड इनर्शिया। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया, और इसी वजह से हम इसे लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ, नेक्स्ट स्लाइड, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने ऑब्जेक्ट्स के मोशन को पढ़ना है या न्यूटन फर्स्ट लॉ को पढ़ना है तो आपको इसे पढ़ना है इन द एब्सेंस ऑफ फोर्स। न्यूटन फर्स्ट लॉ में फोर्सेस का जिक्र नहीं आता, जो कुछ भी हो रहा है वो इन द एब्सेंस ऑफ फोर्स हो रहा है। उसके बाद हमारे पास है जी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है? बड़ा सिंपल सा आइडिया है, आप जहाँ भी खड़े हैं वो आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। मसलन मैं इस कमरे में खड़ा हूँ तो ये कमरा मेरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, आप गाड़ी में बैठे हैं तो गाड़ी आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस कोऑर्डिनेट्स का एक ऐसा सिस्टम होता है जिसके अंदर आपकी लोकेशन बताई जा सकती है, दैट इज़ कॉल्ड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है जी। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमारे पास दो होते हैं, एक हमारे पास होता है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और एक नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। कोई भी ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो रेस्ट पे हो या यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा हो, यानी कि कोई भी ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिसमें हमारा एक्सेलरेशन ज़ीरो हो। अब एक्सेलरेशन ज़ीरो दो तरह से हो सकता है, या तो आप रेस्ट में हो और अगर आप मूव कर रहे हो तो आप मूव कर रहे हो विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। इन दोनों सूरतों में हमारा जो एक्सेलरेशन है वो ज़ीरो होगा, तो इस सिचुएशन को हम कहेंगे इनर्शियल सिचुएशन, और ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो कहलाएगा इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हमारे पास आ गई हैं जी, जिनको हम टारगेट कर सकते हैं, लेकिन पिछला टारगेट हमारा रह गया है। उस टारगेट में जो हमारा टारगेट MCQs था वो ये आता होता है, आपसे ये पूछा जाएगा कि फोर्सेस कॉज द मोशन या फोर्सेस कॉज चेंज इन मोशन। सो हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, एक हमारे पास ऑप्शन है फोर्सेस कॉज मोशन या फोर्सेस कॉज चेंज इन मोशन। सो हमारा आंसर होगा फोर्सेस कॉज चेंज इन मोशन। तो यहाँ पर फिर ये सवाल आ सकता है कि भी जब कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे पड़ा होता है तो हमें उसे एक इनिशियल पुश या पुल तो देना होता है उसको मूव करवाने के लिए, लेकिन वो हमें इसलिए करना पड़ता है क्योंकि जहाँ वो ऑब्जेक्ट पड़ा है वहाँ पर फ्रिक्शन है। अगर फ्रिक्शन ना हो तो उस ऑब्जेक्ट को आपको इनिशियल पुश या पुल देने की ज़रूरत नहीं है। इसकी मिसाल है सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स, हमारे सूरज चांद सितारे जो हैं इनको तो हमने कोई इनिशियल पुश नहीं दिया, या कोई भी ऑब्जेक्ट जो स्पेस में होगा वो मूव कर रहा होगा विदाउट एनी फोर्स, और जब तक आप उस पर कोई फोर्स लगा के उसको रोकने की कोशिश नहीं करेंगे वो मूव करता रहेगा। अच्छा, ये कुछ पॉइंट्स हैं जी। ऑल द लॉज ऑफ फिजिक्स आर वैलिड इन, यस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फिजिक्स के जितने भी लॉज हैं दे आर ओनली वैलिड इन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस में ये वैलिड नहीं होंगे। सो यहाँ से MCQs आ सकते हैं। उसके बाद इनर्शिया इज़ नॉट फोर्स। इनर्शिया कोई फोर्स नहीं है, बल्कि इनर्शिया किसी भी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से वो अपनी स्टेट को मेंटेन रखने की कोशिश करता है। मिसाल के तौर पर हमारी जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनका जो मैस होता है दैट इज़ इनर्शिया, या उसको इनर्शियल मैस भी बोलते हैं। सो मैस इज़ द मेजरमेंट ऑफ इनर्शिया। मैस ये डिसाइड करता है कि किसी ऑब्जेक्ट को स्टॉप करने के लिए, रोकने के लिए हमें कितनी फोर्स रिक्वायर होगी, या अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो उसे मूव करने के लिए हमें कितना पुश या पुल चाहिए होगा, हमें कितना, हमारे लिए कितना आसान होगा या कितना मुश्किल होगा किसी मूव करते हुए ऑब्जेक्ट को रोकना या किसी रुके हुए ऑब्जेक्ट को मूव करना। सो इनर्शिया जो है इट इज़ द मेजरमेंट ऑफ
ये इस चीज़ की पैमाइश है कि हमारी जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो अपनी नेचुरल स्टेट को बरकरार रखने के लिए कितनी अपोजिशन या कितनी मुज़ाहमत करते हैं। तो जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट की नेचुरल स्टेट को, उसकी नेचुरल स्टेट चाहे रेस्ट है या मोशन है, तो जब भी किसी ऑब्जेक्ट की नेचुरल स्टेट को आप डिस्टर्ब करने की कोशिश करते हैं, आप उसकी नेचुरल स्टेट को चेंज करने की कोशिश करते हैं, तो वो ऑब्जेक्ट आगे से अपोज करता है, एंड दैट प्रॉपर्टी इज़ कॉल्ड इनर्शिया। इनर्शिया इज़ नॉट अ फोर्स, इनर्शिया इज़ अ प्रॉपर्टी। उसके बाद हमारे पास है जी इनर्शिया इज़ नॉट द रीज़न ऑफ ऑब्जेक्ट्स मोशन। इनर्शिया की वजह से ऑब्जेक्ट्स मूव नहीं करते। जिस तरह फोर्स की वजह से हमने कहा कि ऑब्जेक्ट्स मूव नहीं करते, इसी तरह से इनर्शिया की वजह से ऑब्जेक्ट्स मूव नहीं करते। फर्स्ट लॉ इज स्टडी ऑफ स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट इन एब्सेंस ऑफ फोर्स। जी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट लॉ जो है ये एब्सेंस ऑफ फोर्स में, यानी कि फोर्स की गैर मौजूदगी में ऑब्जेक्ट की स्टेट को स्टडी करता है, चाहे वो रेस्ट में है या मोशन में है। अच्छा जी, इट डज़ नॉट स्टडी द इफेक्ट्स ऑफ फोर्स। ये फोर्स के असरात को स्टडी नहीं करता। ऑब्जेक्ट्स मूव इन द एब्सेंस ऑफ फोर्सेस। ऑब्जेक्ट्स फोर्सेस के एब्सेंस में मूव करती हैं, लेकिन अगर फोर्सेस हों तो फोर्सेस ऑब्जेक्ट्स को स्टॉप करने की कोशिश करती हैं। जिस तरह हमने बात की एयर फ्रिक्शन की, हमने बात की स्टैटिक फ्रिक्शन की, या काइनेटिक फ्रिक्शन की, या स्लाइडिंग फ्रिक्शन की। तो फ्रिक्शन जो है दे कॉज टू स्टॉप द मोशन। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं जी हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। पॉइंट्स टू रिमेंबर में हमारे पास क्या है जी, इनएबिलिटी ऑफ बॉडी टू चेंज इट्स डायरेक्शन इटसेल्फ। किसी भी बॉडी की इनएबिलिटी कि वो अपनी डायरेक्शन खुद ही चेंज कर सके इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ मोशन। इसे हम कहते हैं जी इनर्शिया ऑफ मोशन। यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब अपनी स्टेट खुद चेंज ना कर सके। अच्छा जी, मैस क्या है? जिस तरह पहले बात हुई, हमारे पास दो तरह के मैस होते हैं। एक हमारे पास होता है ग्रेविटेशनल मैस और एक हमारे पास होता है इनर्शियल मैस। इनर्शियल मैस क्या होता है? जब कोई ऑब्जेक्ट सरफेस ऑफ अर्थ के ऊपर मूव कर रहा हो और उसकी वो एबिलिटी जिसकी वजह से वो अपने ऊपर लगने वाली फोर्सेस को अपोज कर सके, दैट इज़ कॉल्ड इनर्शियल मैस। और किसी भी ऑब्जेक्ट की वो प्रॉपर्टी कि वो अपने ऊपर लगने वाली जो ग्रेविटेशनल फोर्स है अर्थ की, उस फोर्स को अपोज कर सके, दैट इज़ कॉल्ड ग्रेविटेशनल मैस। और ये दोनों मैस जो हैं दे आर इक्वल। ग्रेविटेशनल मैस, हालांकि दोनों का कॉन्सेप्ट डिफरेंट है, लेकिन दोनों मैस जो हैं दे आर इक्वल। अच्छा जी, इनर्शियल मैस एंड ग्रेविटेशनल मैसेज आर सेम। मैस इज प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड इट इज़, अच्छा यहाँ पर है जी, मैस इज प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये किसी भी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी है एंड इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ सराउंडिंग्स एंड स्टेट एंड स्टैंडर्ड्स टू मेजर इट। यानी कि मैस इस चीज़ पे डिपेंड नहीं करता कि हमारे इर्द गिर्द क्या हो रहा है और क्या कुछ पड़ा है और कितनी फोर्सेस लग रही हैं, और मैस इस चीज़ पर भी डिपेंड नहीं करता कि आप उसको मेजर कैसे कर रहे हो, क्योंकि मैस जो है वो है, ये किसी भी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी है, ये किसी भी ऑब्जेक्ट का इनर्शिया है जो कि इंट्रिंसिक, जो कि बाय नेचर उसके अंदर मौजूद है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं जी। तो फर्स्ट लॉ जो है उसके बारे में हमने जो भी इंपॉर्टेंट बातें थी वो सारी डिस्कस कर ली, और आपको पता भी चल गया कि उसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या हैं। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि फोर्सेस डज नॉट कॉज मोशन, फोर्सेस कॉज द ऑब्जेक्ट्स टू स्टॉप। फोर्सेस स्टॉप्स द मोशन, नॉट कॉज द मोशन। या आप यूँ कह लें इन जनरल कि फोर्सेस प्रोड्यूस एक्सेलरेशन। आप इन जनरल कह सकते हैं कि फोर्स प्रोड्यूस एक्सेलरेशन। अच्छा जी, अब हमारे पास आ गया जी न्यूटन सेकंड लॉ इन एन इनर्शियल फ्रेम। देखिए फिर वही बात आ गई, इनर्शियल फ्रेम। ठीक है, हम जितने भी न्यूटन लॉज हैं वो सारे हम पढ़ते हैं इनर्शियल फ्रेम्स में। सो इन एन इनर्शियल फ्रेम फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। ठीक है, इसका मतलब है कि अगर दो ऑब्जेक्ट्स हों हमारे पास, तो जिस दोनों ऑब्जेक्ट्स पर आप एक जितनी फोर्स लगाएं, ठीक है, तो फोर्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन। तो क्या होगा, आप जितनी ज़्यादा फोर्स लगाएंगे उतना ज़्यादा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, और अगर कम फोर्स लगाएंगे तो एक्सेलरेशन कम प्रोड्यूस होगा। उसके बाद एक्सेलरेशन इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। इसका मतलब है कि अगर आप दो ऑब्जेक्ट पर सेम फोर्स लगा रहे हैं तो जिसका मास ज़्यादा होगा उसमें एक्सेलरेशन कम होगा, और जिसका मास कम होगा उसमें एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा। तो फाइनल हमारे पास ये रिलेशन बन जाता है जी, F इज़ इक्वल टू ma। तो अगर हम फोर्स को कांस्टेंट रखें, अगर फोर्स कांस्टेंट रहे तो मास और एक्सेलरेशन क्या हो जाते हैं, दे आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, हमारे पास अगर दो ऑब्जेक्ट्स हैं, ऑब्जेक्ट A और ऑब्जेक्ट B,
इन दोनों ऑब्जेक्ट्स पर अगर हम सेम फोर्स लगाएं तो जिसका मास ज़्यादा होगा उसमें कम वही फोर्स उसमें कम एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगी, और जिसका मास कम होगा उसमें ज़्यादा एक्सेलरेशन होगा। या आप इसको यूँ भी कह सकते हैं कि हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, और हम चाहते हैं कि दोनों में हम एक जैसा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करें। तो क्या करना होगा, जिसका मास ज़्यादा होगा उस पर आपको ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी। अब ये देखें, इस तरह के MCQs बन के आते होते हैं। मैं दोबारा से अपनी बात को रिपीट कर रहा हूँ। दो ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे पास A एंड B, और हम चाहते हैं कि दोनों में सेम एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो। दोनों में सेम एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करने के लिए अब देखें, एक्सेलरेशन हो गया कांस्टेंट। अगर एक्सेलरेशन को कांस्टेंट रख लिया जाए, जिस तरह हमने पहले क्या किया, हमने कहा कि फोर्स को अगर आप कांस्टेंट रखेंगे तो ये जो दो चीज़ों का प्रोडक्ट हो रहा है ये आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाती हैं। अगर दो चीज़ों का प्रोडक्ट किसी कांस्टेंट के बराबर हो तो वो दोनों आपस में क्या हो जाती हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। इसी तरह से अगर किसी चीज़ का कांस्टेंट, किसी चीज़ का डिवीजन, यानी कि दो चीज़ें डिवाइड हो रही हो, फ़र्ज़ करें, ठीक है जी, फ़र्ज़ करें कि दो चीज़ें डिवाइड हो रही हों और उनका आंसर एक कांस्टेंट नंबर हो, तो ये दोनों चीज़ें आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाती हैं। तो देखें यहाँ से MCQs कैसे निकलेगा। अगर हम दो ऑब्जेक्ट्स पर A और B पर सेम फोर्स अप्लाई करें, फोर्स कांस्टेंट अप्लाई करें दोनों के ऊपर, तो ये मास और एक्सेलरेशन क्या हो जाएंगे, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। यानी कि जिसका मास ज़्यादा होगा उसमें एक्सेलरेशन कम प्रोड्यूस होगा, और जिसका मास कम होगा उसमें एक्सेलरेशन ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। और अगर हम चाहते हैं कि दो ऑब्जेक्ट्स में सेम एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो, तो जिसका मास ज़्यादा होगा उस पर फोर्स ज़्यादा लगानी पड़ेगी। देखिए अब दोनों ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गए क्योंकि ये डिवाइड हो रहे हैं। तो अगर हम चाहते हैं कि दो ऑब्जेक्ट्स में हम सेम एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करें, तो जिसका मास ज़्यादा होगा उस पर फोर्स भी ज़्यादा लगानी पड़ेगी, जिसका मास कम होगा उस पर फोर्स भी कम लगानी पड़ेगी, ठीक है जी। तो इस तरह से इक्वेशंस को, इन रिलेशंस को आगे पीछे करके हम जो है इसमें से MCQs निकाल सकते हैं। बस आपने याद ये रखना है कि अगर दो चीज़ों का प्रोडक्ट हो रहा हो और वो बराबर हो किसी कांस्टेंट वैल्यू के, तो वो दोनों क्वांटिटीज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती हैं। और अगर दो चीज़ें डिवाइड हो रही हों और उनका आंसर एक कांस्टेंट वैल्यू हो, तो वो दोनों क्या होंगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगी। क्लियर हो गया जी। तो अभी हम इसकी कुछ इंपॉर्टेंट बातें, ये पीछे अभी कुछ रह गया था, आप इसको, हाँ, यस। अच्छा जी, अब जो रिमेंबर्स वाली चीज़ें होती हैं यहाँ से हमारे MCQs आते हैं। नंबर 1, MA इज़ नॉट अ फोर्स, इट इज़ अ नेट फोर्स। याद रखें, जब भी आप F इज इक्वल टू MA की बात कर रहे हो तो MA का मतलब फोर्स नहीं है, बल्कि इसका मतलब है नेट फोर्स। अच्छा, F इज इक्वल टू MA इज़ नॉट जनरल फॉर्म ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ। F इज इक्वल टू MA जो है ये एक ड्राइव फॉर्म है न्यूटन सेकंड लॉ की। न्यूटन सेकंड लॉ की जो जनरल फॉर्म है वो हमारे पास ये है, ठीक है, F इज इक्वल टू dP/dt, या हम इसको यूँ भी लिखते हैं F इज इक्वल टू del P/del T। तो ये न्यूटन सेकंड लॉ की एक्चुअल फॉर्म है, ये जनरल फॉर्म है, और ये वाली फॉर्म जो है ये एक ड्राइव्ड फॉर्म है, इसको हमने ड्राइव किया है यहाँ से। उसके बाद जी, फोर्स इज नॉट कॉज ऑफ मोशन, इट कॉज चेंज इन मोशन। फोर्स मोशन कॉज नहीं करती बल्कि मोशन को चेंज करती है, यानी कि फोर्स एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करती है, और एक्सेलरेशन हम किसको बोलते हैं, चेंज इन मोशन को। चेंज इन मोशन को हम एक्सेलरेशन बोलते हैं। अब ये चेंज इन मोशन दो तरह से हो सकता है, या तो हमारा जो मोशन है या हमारी जो स्पीड है उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो जाए, या उसकी हमारी जो वेलोसिटी है उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाए, तो दोनों तरह से ही मोशन चेंज हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं जी। हाँ जी, इम्पल्स बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जी। इम्पल्स क्या है, ट्रांसफ़र ऑफ मोमेंटम, यानी कि दो ऑब्जेक्ट्स का जब कोलिजन होता है तो एक ऑब्जेक्ट दूसरे को जो मोमेंटम ट्रांसफ़र करता है, दैट इज़ कॉल्ड इम्पल्स। अब यहाँ पर इम्पल्स की एक डेफिनेशन हम पढ़ते हैं, शायद बुक्स में तो ऐसा नहीं लिखा होता, लेकिन शायद नोट्स वगैरह में लिखा होता है कि अगर एक लार्ज फोर्स बहुत थोड़े टाइम के लिए किसी ऑब्जेक्ट पर अमल करती है तो हम उसे कहते हैं इम्पल्स। ये बात ठीक है, लेकिन ये इम्पल्स की डेफिनेशन नहीं है, ये इम्पल्स की एक स्पेसिफिक फॉर्म है। जो जनरल डेफिनेशन इम्पल्स की वो क्या है, वो है ट्रांसफ़र ऑफ मोमेंटम। और ये मोमेंटम कैसे ट्रांसफ़र होता है, जारी बात है, जब मोमेंटम ट्रांसफ़र होगा तो मोमेंटम में चेंज आएगा। तो किसी एक ऑब्जेक्ट, दोनों ऑब्जेक्ट के मोमेंटम में चेंज आएगा, तो किसी एक ऑब्जेक्ट के मोमेंटम में कितना चेंज आएगा वो हम यहाँ पर लिख लेते हैं जी। तो ये आएगा mvf माइनस mvi इज इक्वल टू f क्रॉस t। सो ये जो f क्रॉस t है दैट इज़ कॉल्ड इम्पल्स।
ठीक है जी। तो इम्पल्स को हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज़ एफ क्रॉस टी, ठीक है जी। और ये बराबर किसके होता है, ये देखें ये क्या है, ये है चेंज इन मोमेंटम। अब चेंज इन मोमेंटम को हम दूसरे लफ्ज़ों में कह सकते हैं ट्रांसफ़र ऑफ मोमेंटम, ठीक है। इसकी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। अब फोर्स लार्ज भी हो सकती है, स्मॉल भी हो सकती है। अगर तो मोमेंटम आप थोड़े टाइम में ट्रांसफ़र कर रहे हैं, आपको यू नीड अ लार्ज फोर्स, और अगर आप मोमेंटम ज़्यादा टाइम में ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो यू नीड अ स्मॉल फोर्स, ठीक है। सो इसकी एग्जांपल ये है, आपने देखा होगा कि जब कोई प्लेयर कैच करता है क्रिकेट बॉल को, तो अपने हाथों को ऐसे पीछे की तरफ क्यों लेके आता है, क्योंकि वो उसके हाथों और गेंद का जो कुलयन है उस कुलयन का टाइम बढ़ा देता है। जब टाइम बढ़ा देता है तो फोर्स कम हो जाती है, लेकिन मोमेंटम सेम ही ट्रांसफ़र होता है, चाहे वो अपने हाथों को पीछे खींचे या ना खींचे, दोनों सूरतों में जब वो बॉल को कैच करेगा मोमेंटम सेम ही ट्रांसफ़र होगा। लेकिन अगर वो अपने हाथों को पीछे खींच लेगा तो कुलयन का टाइम बढ़ जाएगा। कुलयन का टाइम बढ़ने से फोर्स क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और वो फोर्स उसको हर्ट नहीं करेगी। अच्छा, इसी तरह से जब आप किक करते हैं किसी फुटबॉल को, तो फुटबॉल्स को जब आप किक करते हैं तो फुटबॉल और आपके पाँव का इन कांटेक्ट रहने का जो टाइम होता है वो ज़्यादा होता है, इसलिए फोर्स जो है वो कम लगती है, कम मतलब थोड़े थोड़े इंटरवल्स में लगती है, जिसकी वजह से जो मोमेंटम तो उतना ही ट्रांसफ़र होता है लेकिन आप हर्ट नहीं होते। लेकिन अगर यही किक आप किसी दीवार को मारें तो दीवार के साथ आपके पाँव के इन कांटेक्ट रहने का कम टाइम होगा, क्योंकि मोमेंटम अब कम टाइम में ट्रांसफ़र करना है तो लार्ज फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी, एंड इसी वजह से आप हर्ट हो जाएंगे। तो ये जो हम कहते हैं कि एक लार्ज फोर्स अगर थोड़े टाइम के लिए अप्लाई हो तो वो मोमेंटम कहलाती है, ये इसकी डेफिनेशन नहीं है बल्कि इसकी एक स्पेसिफिक शक्ल है, ठीक है जी। उसके बाद न्यूटन सेकंड लॉ में एक बात मेरे जहन से निकल गई थी, वो अब मैं आप यहाँ पर ऐड कर देता हूँ, अभी मेरे जहन में आ गई है। वो ये है कि फोर्स शुड बी कांस्टेंट, ठीक है, एंड नेट फोर्स। जब भी हम बात करते हैं एफ इज़ इक्वल टू एम ए की, तो हमने कहा कि एफ इज़ इक्वल टू एम ए, इसके बारे में हमने पहले ये बात की है फोर्स के बारे में कि ये फोर्स नहीं है बल्कि ये नेट फोर्स है, ये बात हम पहले कर चुके हैं, ये नेट फोर्स है, ठीक है। दूसरी बात ये है कि इट शुड बी कांस्टेंट, फोर्स शुड बी कांस्टेंट। टू अप्लाई दिस इक्वेशन वी मस्ट कीप द फोर्स कांस्टेंट। अच्छा जी, तो इम्पल्स की बात भी हो गई। तो इम्पल्स आपको पता है, इम्पल्स एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसके जो डायमेंशंस हैं ये वही हैं जो हमारे मोमेंटम के हैं। सो ये भी एक एमसीक्यू हो सकता है कि इम्पल्स एंड मोमेंटम हैव सेम यूनिट्स, और यहाँ पर जो रिलेशन मैंने लिखा था एफ क्रॉस टी इज़ इक्वल टू एम वी एफ माइनस एम वी आई, दैट इज़ कॉल्ड इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। इसको हम बोलते हैं जी इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। अच्छा जी, तो आगे बढ़ते हैं जी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो नेक्स्ट स्लाइड हमारे पास आ गई है जी फ्री फॉल, ठीक है जी। तो फ्री फॉल क्या है, जब भी कोई ऑब्जेक्ट फ्री फॉल करता है एंड मूव करता है अंडर द एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी, अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटेशन फोर्स, तो हम कहते हैं वो फ्री फॉल में है। और जब वो फ्री फॉल में होता है तो उसका जो एक्सेलरेशन है वो किसके बराबर हो जाता है, जी के बराबर हो जाता है। तो यही रिलेशन जो हमारे पास एफ इज़ इक्वल टू एम में था, ये बन जाएगा एफ इज़ इक्वल टू एम जी, ये हमारे पास आ जाएगा एफ इज़ इक्वल टू एम जी, और यहाँ से अगर हम जी निकालें तो दैट इज़ एफ ओवर एम। अच्छा, अब इस रिलेशन में ये जो m है दैट इज़ ग्रेविटेशनल मास। इससे पहले जो हमने रिलेशन पढ़ा ये वाला f इज़ इक्वल टू एम में, ये वाला एक्सेलरेशन जो है दैट इज़ ये वाला मास जो है सॉरी दैट इज़ इनर्शियल मास, और यहाँ पर जो मास जो है दैट इज़ ग्रेविटेशनल मास। दोनों में कॉन्सेप्ट थोड़ा डिफरेंट है लेकिन दोनों सेम है, ठीक है, दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। अच्छा जी, नॉन फ्री फॉल यानी कि अगर हम एयर की जो फ्रिक्शन है या एयर ड्रैग है अगर उसको इंक्लूड करें तो इस सूरत में हमारा एक्सेलरेशन जो है वो इसके बराबर हो जाएगा। इसमें ये जो स्मॉल फोर्स आपको नज़र आ रही है, स्मॉल एफ नज़र आ रहा है, दैट इज़ फोर्स ऑफ एयर फ्रिक्शन, या इसको हम एयर ड्रैग भी बोलते हैं। तो अगर एयर फ्रिक्शन नहीं होगी तो आप सिंपली एक्सेलरेशन इससे कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन इन द प्रेजेंस ऑफ एयर फ्रिक्शन अगर एयर फ्रिक्शन होगी तो फिर आपको ये रिलेशन लगाना पड़ेगा टू कैलकुलेट द एक्सेलरेशन। इसमें डी आपका डिस्प्लेसमेंट है, जितना आपने मूव किया है, ये जो एम है ये आपका ग्रेविटेशनल मास है, ठीक है जी, ये एम भी जो है ये आपका ग्रेविटेशनल मास है। तो आगे मूव करते हैं जी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट स्लाइड है न्यूटन्स थर्ड लॉ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, हम बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं, लेकिन आज हम देखेंगे कि ये एक्शन रिएक्शन आखिर होते क्या हैं।
अच्छा जी, दिस इज़ आल्सो नोन एज लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शन। अब सबसे पहली बात है कि एक्शन और रिएक्शन ये दोनों फोर्सेस हैं। उसके बाद एक्शन एंड रिएक्शन ऑलवेज एक्ट अपॉन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, यानी कि एक्शन और रिएक्शन दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स पे होना चाहिए। अगर एक्शन और रिएक्शन एक ही ऑब्जेक्ट पर होंगे तो वो ऑब्जेक्ट कभी भी मूव नहीं करेगा, क्योंकि ये इक्वल और ऑपोजिट होंगे, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे तो ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा। इसलिए ज़रूरी है कि एक्शन और रिएक्शन जो हैं वो हमेशा दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के ऊपर लगने चाहिए। अच्छा जी, उसके बाद है टू फॉर्म एक्शन रिएक्शन पेयर इन न्यूटन थर्ड लॉ फोर्सेस मस्ट बी ऑफ सेम नेचर, यानी कि अगर आप ये चाहते हैं कि न्यूटन थर्ड लॉ वाला एक्शन रिएक्शन पेयर बने तो फोर्सेस की नेचर सेम होनी चाहिए। यानी कि अगर एक्शन के तौर पर आप इलेक्ट्रिक फोर्स लगा रहे हो ना, तो रिएक्शन के तौर पर भी इलेक्ट्रिक फोर्स ही होनी चाहिए। अगर आप एक्शन के तौर पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहे हो तो रिएक्शन के तौर पर भी ग्रेविटेशनल फोर्स ही लगनी चाहिए। अच्छा, हम बचपन से एक एग्जाम्पल देते आए हैं न्यूटन थर्ड लॉ के एक्शन रिएक्शन पेयर के तौर पर। अब ये एग्जाम्पल बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसको न्यूटन थर्ड लॉ की एग्जाम्पल उस सेंस में नहीं कहा जाता जिस सेंस में हम इसको पढ़ते आए हैं। तो आइए देखते हैं, हम ये पढ़ते आए हैं कि हमारे पास ये एक टेबल है और इस टेबल के ऊपर ये एक ब्लॉक पड़ा हुआ है। अब ये ब्लॉक क्या करता है, ये ब्लॉक अपने वेट के बराबर मेज़ के ऊपर एक फोर्स लगाता है और मेज़ रिएक्शन के तौर पर इस पर एक फोर्स लगाता है, दैट इज़ आर। ये एक्शन रिएक्शन फोर्सेस इक्वल हो जाती हैं और ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट में रहता है, क्योंकि ये दोनों कैंसिल हो जाती है। ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन इन दोनों फोर्सेस को न्यूटन थर्ड लॉ की एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं कहा जा सकता। क्यों नहीं कहा जा सकता? बिकॉज ये जो ब्लॉक है, ये इस मेज़ पर जो फोर्स लगा रहा है वो तो ग्रेविटेशनल फोर्स है, वेट है, लेकिन उसके रिएक्शन में जो मेज़ फोर्स लगा रहा है वो नॉर्मल फोर्स है, वो कांटेक्ट फोर्स है। ये दोनों फोर्सेस एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं बनाती। तो यहाँ पर फिर एक्शन रिएक्शन पेयर क्या है? एक्शन रिएक्शन पेयर ये है कि अगर ये ब्लॉक इस टेबल के ऊपर जो फोर्स लगा रहा है वो ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो ये ऑब्जेक्ट भी इसके ऊपर जो फोर्स लगाएगा वो भी ग्रेविटेशनल फोर्स होने चाहिए। तो यहाँ पर ये एग्जाम्पल बिल्कुल ठीक है, लेकिन आप इसको न्यूटन थर्ड लॉ का एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं कह सकते। अब इसका फिर यहाँ पर न्यूटन थर्ड लॉ का एक्शन रिएक्शन पेयर कहाँ पे है? तो उसके लिए हमारा जो डिस्कशन सेशन होगा, जो हमारा लाइव सेशन होगा, उसमें हम डिस्कस करेंगे कि फिर यहाँ पर इस एग्जाम्पल में न्यूटन थर्ड लॉ वाला एक्शन रिएक्शन पेयर कौन सा है। अच्छा जी, उसके बाद न्यूटन थर्ड लॉ की बहुत सारी एप्लीकेशंस है। जब हम ज़मीन पर चलते हैं, ग्राउंड पर चलते हैं, तो दिस इज़ ड्यू टू न्यूटन थर्ड लॉ की ये भी एप्लीकेशन है। जब कोई कार्ट चल रहा होता है ज़मीन पर, कोई गाड़ी ज़मीन पर चल रही होती है, तो ये भी न्यूटन थर्ड लॉ की एग्जाम्पल के तौर पर आप इसको देख सकते हैं। यहाँ पर एक और बात हम डिस्कस करते चलते हैं कि क्या अगर एक्शन रिएक्शन हमेशा बराबर होते हैं तो ऑब्जेक्ट को हमेशा रेस्ट में होना चाहिए? ऐसा नहीं है। एक्शन हमेशा डिफरेंट ऑब्जेक्ट पे होता है, रिएक्शन हमेशा डिफरेंट ऑब्जेक्ट पे होता है। न्यूटन थर्ड लॉ सिंपली हमें ये बताता है कि एक्शन और रिएक्शन दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स पर होंगे और मैग्नीट्यूड में बराबर होंगे, डायरेक्शन में अपोजिट होंगे। न्यूटन थर्ड लॉ ये डिसाइड नहीं करता कि उस ऑब्जेक्ट को रेस्ट में रहना चाहिए या उसको मूव करना चाहिए। तो यहाँ एक बात रह गई है कि इस एग्जाम्पल में फिर न्यूटन थर्ड लॉ वाला एक्शन रिएक्शन पेयर कौन कौन सा है। यहाँ पर एक से ज़्यादा एक्शन रिएक्शन पेयर बन रहे हैं, तो वो हमने कहाँ पर डिस्कस करना है? वो हमने डिस्कस करना है इन द जूम लाइव सेशन। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं जी हम। टू फॉर्म, ये भी तो बात होगी सारी जी, ठीक है जी। सो मूव करें जी आगे, नेक्स्ट। अच्छा, यहाँ पर कुछ एप्लीकेशंस हैं न्यूटन सेकंड लॉ की। यहाँ पर एक और एग्जांपल मैं आपको देता जाऊँ। जिस तरह हम ज़मीन पे खड़े हैं तो ज़मीन हम पर फोर्स लगा रही है, हमें अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, ठीक है। अब न्यूटन थर्ड लॉ के मुताबिक हम भी ज़मीन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं उतनी ही फोर्स के साथ जितनी फोर्स ज़मीन लगा रही है। अब ये बात बड़ी हैरान को लगती है कि ज़मीन का तो मैस बहुत ज़्यादा है, तो जितनी फोर्स वो लगा रही है उतनी हम कैसे लगा सकते हैं? तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ जितनी फोर्स से ज़मीन हमें खींच रही है, हम भी ज़मीन को उतनी ही फोर्स से अपनी तरफ खींच रहे हैं। लेकिन यहाँ पर फिर आ जाता है न्यूटन सेकेंड लॉ। न्यूटन सेकेंड लॉ हमने पढ़ा था कि F इज़ इक्वल टू ma, ठीक है। तो फोर्स क्या है? कांस्टेंट, यानी कि जितनी फोर्स ज़मीन हम पे लगा रही है उतनी फोर्स हम ज़मीन पे लगा रहे हैं, ठीक है। लेकिन फ़र्क ये है कि ज़मीन का मैस बहुत ज़्यादा है, उसमें एक्सेलरेशन बहुत कम प्रोड्यूस होगा, इतना कम कि ज़मीन हमें अपनी तरफ आती महसूस नहीं होगी। उसके मुकाबले में अगर हमारी बात की जाए तो हमारा मैस बहुत कम है, ठीक है। हमारा मैस बहुत कम है लेकिन एक्सेलरेशन क्या है? ज़्यादा। इसलिए हम मूव करते हुए ज़मीन की तरफ जाते हुए नज़र आते हैं। लेकिन इन दोनों का प्रोडक्ट क्या रहेगा? कांस्टेंट, क्योंकि जितनी फोर्स हम लगा रहे हैं ज़मीन पर
उतनी ही फोर्स ज़मीन भी हम पर लगा रही है। सो एफ ए इज़ इक्वल टू एफ बी। इन दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड बराबर है, ठीक है, लेकिन मैग्नीट्यूड इस सेंस में बराबर है, ये देखें हमने स्टार्ट में बात की थी कि अगर ये वाली चीज़ कांस्टेंट हो तो इधर जो चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही होती हैं वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाती हैं। तो देखिए फोर्स सेम है, ये कांस्टेंट है, ज़मीन का मास ज़्यादा, उसमें एक्सेलरेशन कम, हमारा मास कम, हम में एक्सेलरेशन ज़्यादा, इसलिए हम ज़मीन की तरफ जाते हुए नज़र आते हैं, ज़मीन हमारी तरफ आती हुई नज़र नहीं आती। तो यहाँ पर हम न्यूटन सेकेंड लॉ को और न्यूटन थर्ड लॉ को यहाँ पर अप्लाई करेंगे और यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स हैं, यहाँ से MCQs आ सकता है। तो सबसे पहले कैलकुलेटिंग टेंशन इन स्ट्रिंग। अगर हमारे पास एक मास अटैच हो स्ट्रिंग के साथ, ठीक है जी, तो स्ट्रिंग में टेंशन होगी और इसका वेट जो है वो डाउनवर्ड होगा। तो इस सूरत में अगर स्ट्रिंग का कोई मास ना हो तो स्ट्रिंग में जो टेंशन है वो इसके वेट के बराबर होगी, ठीक है। व्हेन स्ट्रिंग हैज़ अ मास, लेकिन अगर स्ट्रिंग का मास होगा तो फिर टेंशन बराबर होगी वेट ऑफ ऑब्जेक्ट प्लस वेट ऑफ स्ट्रिंग। अच्छा, यहाँ पर एक प्रॉब्लम है जो हमें अक्सर हमसे पूछी जाती है, अगर हमारे पास दो मास लटके हों, ठीक है, तो और दो डिफरेंट जगह पर हमने टेंशन निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे। फ़र्ज़ करें कि हमने पॉइंट ए पर टेंशन निकालनी है, तो पॉइंट ए पर जो टेंशन होगी वो सिंपली m1g के बराबर होगी, m1 इसका मास है, और अगर हमें पॉइंट बी पर यहाँ पर टेंशन निकालनी हो तो फिर इन दोनों का मास ऐड हो जाएगा, तो टेंशन हो जाएगी m1 प्लस m2g। ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन है, यहाँ से कोई ना कोई MCQs आपसे लाजमी पूछा जा सकता है। तो आगे मूव करते हैं जी फॉर पुली। तो अगर हम पुली की बात करें तो इसका एक और नाम भी है, आपको याद होगा, इसको हम एटवुड मशीन भी कहते हैं, दैट इज़ आल्सो नोन एज एटवुड मशीन, ठीक है। तो इसमें ये दो मास हैं m1 और m2, ठीक है, इनका वेट जो है वो वर्टिकली डाउनवर्ड है और स्ट्रिंग में जो टेंशन है वो T है। अगर इस पॉइंट पर, अब ये भी MCQs आ सकता है कि जिस पॉइंट पर पुली फिक्स है उस पॉइंट पर टेंशन कितनी है, तो उस पॉइंट पर टेंशन है हमारे पास 2T, ठीक है जी। उसके बाद अगर इन ऑब्जेक्ट्स का एक्सेलरेशन निकालना हो तो हम इस रिलेशन से निकाल सकते हैं, और अगर इनमें टेंशन निकालनी हो स्ट्रिंग में तो हम उसको इस रिलेशन से निकाल सकते हैं जी। तो ये है जी हमारी एटवुड मशीन। तो आगे मूव करें जी। हाँ जी, अगर हम स्प्रिंग बैलेंस की बात करें तो स्प्रिंग बैलेंस जो है, अगर यहाँ पर ये भी एक बड़ा इम्पॉर्टेंट रिलेशन है, अगर हमारे पास दो स्प्रिंग बैलेंस हों, इन दो स्प्रिंग बैलेंस के साथ अगर यहाँ पर हमने एक मास लगाया हो, ठीक है, तो ये वाला स्प्रिंग बैलेंस क्या रीड करेगा और ये वाला स्प्रिंग बैलेंस क्या रीड करेगा, तो दोनों स्प्रिंग बैलेंस जो हैं वो सेम वेट रीड करेंगे। जितना वेट ये रीड करेगा उतना ही वेट ये रीड करेगा, अगर इन के दरमियान जो स्ट्रिंग है वो मास लेस हो। अगर स्ट्रिंग का मास ना हो तो दोनों की जो रीडिंग है वेट के लिए वो सेम होगी, ठीक है जी। ये भी इम्पॉर्टेंट रिलेशन है। उसके बाद हमारे पास है जी, अगर हमने एक से ज़्यादा स्प्रिंग लगाए हों सीरीज़ में, ठीक है जी, तो स्प्रिंग जिस तरह हमने यहाँ पर लगाए हैं, देखें ये सीरीज़ में लगे हुए हैं स्प्रिंग, अगर हमने इस तरह से स्प्रिंग सीरीज़ में लगाए हों तो उनका जो टोटल स्प्रिंग कांस्टेंट होगा उसको इस रिलेशन से कैलकुलेट किया जा सकता है। और अगर हमने स्प्रिंग पैरेलल लगाए हों, एक से ज़्यादा स्प्रिंग लगाए हों लेकिन पैरेलल लगाए हों, जिस तरह ये मैस पैरेलल लगे हुए हैं, अगर हमने ऐसे पैरेलल लगाए हों स्प्रिंग, तो टोटल स्प्रिंग कांस्टेंट जो है वो इस रिलेशन से कैलकुलेट किया जा सकता है। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, MCQs जो है आपसे यहाँ से भी पूछा जा सकता है। उसके बाद हमारे पास एक कॉनिकल पेंडुलम। आपको पता है जो कॉनिकल पेंडुलम है वो हॉरिजॉन्टल सर्कल में मूव करता है, यानी कि वो जो मूव करता है उसका सर्कल ऐसा होता है हॉरिजॉन्टल सर्कल। दो तरह के सर्कल होते हैं, वर्टिकल सर्कल और हॉरिजॉन्टल सर्कल। तो कॉनिकल पेंडुलम जो है जब ये मूव करता है तो इट स्वीप्स आ हॉरिजॉन्टल सर्कल, ये एक हॉरिजॉन्टल सर्कल बनाता है और इसका जो टाइम पीरियड होता है दैट इज़ 2π L cos थीटा ओवर g। लेकिन अगर cos थीटा की वैल्यू बहुत ही स्मॉल हो, ठीक है, इफ़ थीटा इज़ वेरी स्मॉल, सो वी कैन से t इज़ इक्वल टू 2π L ओवर g। इसका मतलब है कि अगर थीटा बहुत स्मॉल होगा तो हमारा कॉनिकल पेंडुलम बन जाएगा सिंपल पेंडुलम। तो ये हमारे पास MCQs यहाँ से टारगेट है हमारा, ठीक है जी। जब थीटा की वैल्यू स्मॉल होगी तो कॉनिकल पेंडुलम बन जाएगा सिंपल पेंडुलम। तो आगे मूव करते हैं जी। हाँ जी, तो ये बात हो गई फॉर स्मॉल थीटा, ठीक है जी।
अच्छा, कॉनिकल पेंडुलम कहाँ पर यूज़ किया जा सकता है? इट कैन बी यूज टू प्रोड्यूस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इन मैनी रियल लाइफ एप्लीकेशंस इन मैनी मशीन्स। चलें जी, नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा जी, ये हमारे पास टॉपिक है जी बैंक कर्व। अच्छा जी, आपने पढ़ा है कि जब किसी भी गाड़ी ने टर्न लेना होता है तो जहाँ से उसने टर्न लेना होता है वहाँ से रोड इस तरह से बैंक किया जाता है कि रोड के जो इनर एजेस हैं इनको थोड़ा नीचे रखा जाता है और जो आउटर एजेस हैं ये वाले इनको थोड़ा ऊंचा बनाया जाता है ताकि जब गाड़ी टर्न ले तो गाड़ी और टायर्स के दरमियान फ्रिक्शन मिल सके गाड़ी को, और उस फ्रिक्शन की वजह से गाड़ी को सेंट्रीपिटल फोर्स मिल सके और गाड़ी टर्न ले सके। तो द कर्व इन विच अ व्हीकल बैंक्स और इंक्लाइंस toward the inside of the curve for safe turn is called bank कर्व। और सेफ टर्न के लिए स्पीड क्या होनी चाहिए? UGR। R जो है ये नॉर्मल रिएक्शन है, U जो है म्यू जो है ये हमारे पास कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, और G ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है। रिमेंबर G हमारा टारगेट। द सेफ टर्न इज पॉसिबल ओनली ड्यू टू फ्रिक्शन। यस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट MCQs। सेफ टर्न किसकी वजह से होता है? फ्रिक्शन की। अगर फ्रिक्शन ना हो तो गाड़ी स्लिप कर जाए और वो बजाय टर्न लेने के वो टेंजेंट डायरेक्शन में यूं बाहर निकल जाए। अगर फ्रिक्शन नहीं होगी तो फिर हमारे पास रिलेशन ये बन जाएगा V इज इक्वल टू RG टेंजेंट थीटा। एंगल ऑफ बैंकिंग इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ द कार। यानी कि जब हम रोड को बैंक करते हैं तो इस बात से कतई नज़र के यहाँ से कितनी भारी चीज़ें गुजरनी है, तो बैंकिंग जो है या टर्न लेना जो है वो गाड़ी के मास पे डिपेंड नहीं करता। तो नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं जी। यस, हमारे पास बड़ा ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वांटिटी आ चुकी है जी, एंड दैट इज़ मोमेंटम। मोमेंटम क्या है जी? क्वांटिटी ऑफ मोशन। यानी कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसे रोकना कितना मुश्किल है, दैट इज़ द मेजरमेंट ऑफ मोमेंटम। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। आपका एक दोस्त है और वो साइकिल पे आ रहा है, आप उसके सामने खड़े हैं तो आप उसे आगे से रोकने की कोशिश करते हैं, यू विल बी एबल टू स्टॉप इट। लेकिन अगर आपका दोस्त उतनी ही स्पीड के साथ किसी बाइक पे आ रहा हो तो उसको रोकना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन वो उतनी ही स्पीड के साथ अगर किसी गाड़ी पे आ रहा हो तो उसको रोकना बहुत ही मुश्किल होगा। अब देखिए, तीनों सिचुएशन में, चाहे वो साइकिल पे आए, बाइक पे आए या गाड़ी पे आए, तीनों सिचुएशन में उसकी स्पीड सेम है, लेकिन कौन सी क्या वजह है, कौन सा फैक्टर है यहाँ पर जिसकी वजह से उसे आप कभी रोकने में कामयाब हो जाते हैं और कभी नहीं? एंड दैट फैक्टर इज़ नोन एज क्वांटिटी ऑफ मोशन या मोमेंटम। इसका मतलब है कि मोमेंटम का मतलब ये नहीं होता कि आप कितनी स्पीड से मूव कर रहे हैं। मोमेंटम में दो चीज़ें होती हैं, क्वांटिटी ऑफ मोशन में दो चीज़ें होती हैं, आपकी स्पीड या वेलोसिटी के साथ साथ आपका मैस भी इसमें काउंट होता है। मिसाल के तौर पर आपको ये लग रहा हो, फॉर एग्जांपल कि हमारे पास रोड के ऊपर हम ये देख रहे हो कि जी एक ट्रक जा रहा है जी रोड के ऊपर, ठीक है जी। तो फ़र्ज़ कर लें एक ट्रक है जी, ट्रक A, ठीक है जी, और इस ट्रक के पास से एक गाड़ी जो है वो गुज़र जाती है, ठीक है। अब गाड़ी बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ यूँ गुजर जाती है ट्रक के पास से, तो क्या आप ये कहेंगे कि गाड़ी का मोमेंटम ज़्यादा है? नो, मोमेंटम सिर्फ स्पीड से डिसाइड नहीं होता। हो सकता है कि दोनों का मोमेंटम सेम हो, ठीक है। इसका मतलब है कि मोमेंटम में सिर्फ स्पीड नहीं है, बल्कि मोमेंटम दो चीज़ों से मेजर किया जाता है, स्पीड और मास के साथ। तो मोमेंटम क्या है जी? प्रोडक्ट है मास का और वेलोसिटी का। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसको हम क्वांटिटी ऑफ मोशन भी बोलते हैं, और इसका यूनिट जो है वो न्यूटन सेकंड है। अब इस रिलेशन को बहुत तरह से पढ़ा जा सकता है और यहाँ से MCQs निकाले जा सकते हैं। मिसाल के तौर पर फ़र्ज़ कर लें कि हमारे पास दो ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है, और दोनों का मोमेंटम सेम है। इसका भी PA और PB दोनों का मोमेंटम सेम है। अगर दोनों का मोमेंटम सेम है तो इसका मतलब है अगर दो ऑब्जेक्ट्स हैं और दोनों का मोमेंटम सेम है, ठीक है, तो हमें पता है कि जब दो चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हों और उनका आंसर एक कांस्टेंट वैल्यू हो तो वो दोनों चीज़ें आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर दोनों का मोमेंटम सेम है,
ठीक है, तो इसका मतलब है कि दोनों की मास और वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट है वो सेम है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मोमेंटम सेम है तो जिसका मास ज़्यादा होगा उसकी वेलोसिटी कम होगी। मसलन अगर दो ऑब्जेक्ट्स हैं ए और बी, ये ट्रक ए है और ये गाड़ी बी है, दोनों का मोमेंटम सेम है, तो इसका मतलब है कि ट्रक का चूंकि मास ज़्यादा है इसलिए मास ज़्यादा तो वेलोसिटी कम, तो ट्रक की वेलोसिटी क्या होगी, कम होगी। इसलिए गाड़ी ज़्यादा स्पीड से जा रही होगी, ट्रक की स्पीड कम होगी, लेकिन दोनों का मोमेंटम क्या होगा, सेम होगा। अच्छा जी, उसके बाद इस रिलेशन को और तरह से भी इंटरप्रेट किया जा सकता है। फ़र्ज़ कर लें कि हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं ए और बी, ठीक है, दोनों की स्पीड सेम है, दोनों एक साथ चल रहे हैं। अगर दोनों की स्पीड सेम है, ये देखें जी, अगर दोनों की स्पीड सेम है, ठीक है, तो क्या होगा, अगर दोनों की स्पीड सेम है तो जिसका मास ज़्यादा होगा उसका मोमेंटम भी ज़्यादा होगा। अगर दोनों की स्पीड सेम होगी, ठीक है, तो जिसका मास ज़्यादा होगा उसका मोमेंटम ज़्यादा होगा, जिसका मास कम होगा उसका मोमेंटम भी कम होगा। तो अगर वी ए इज़ इक्वल टू वी बी हो और एम ए एम बी से ज़्यादा हो तो पी ए भी पी बी से ज़्यादा होगा। अब इस तरह से MCQs बनाए जाते हैं। रिलेशन एक ही है, उसको आगे पीछे घुमाया और एक नया रिलेशन, एक नया कॉन्सेप्ट बन गया। जिस तरह हमने कहा, पहले हमने बात की कि अगर दोनों का मोमेंटम सेम हो, यानी कि पी ए इज़ इक्वल टू पी बी, अगर दोनों का मोमेंटम सेम हो, अगर मोमेंटम सेम होगा तो इसका मतलब है ये प्रोडक्ट सेम होगा। ये प्रोडक्ट सेम होगा तो इसका मतलब है v ज़्यादा होगा तो m कम हो जाएगा, v कम होगा तो m ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ पर हमने क्या कर लिया, स्पीड सेम कर ली। अगर स्पीड सेम होगी तो आप इसको यूँ लिख सकते हैं v इज़ इक्वल टू p ओवर m। अगर स्पीड दोनों की सेम होगी तो जिसका मास ज़्यादा होगा उसका मोमेंटम भी ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि ये दो चीज़ें डिवाइड हो रही हैं और डिवाइड होने वाली चीज़ें जो हैं अगर इनका आंसर कांस्टेंट हो तो ये आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाती हैं। अच्छा, एक यहाँ पर और रिलेशन भी बन सकता है, एक थर्ड रिलेशन, एंड दैट रिलेशन इज़ अगर दोनों ऑब्जेक्ट्स का मास सेम हो, अगर मास सेम हो तो जिसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी उसका मोमेंटम ज़्यादा होगा, जिसकी वेलोसिटी कम होगी उसका मोमेंटम कम होगा। तो यही चीज़ें जो है वो हमने यहाँ पर डिस्कस की हैं और यहाँ से इन्हीं ट्रिक्स को, अब ये ट्रिक्स आपने सीखने हैं कि इक्वेशन के साथ खेलना कैसे जाता है। अगर आप ये खेलना सीख गए तो आप MCQs बनाने सीख जाएंगे इंशाल्लाह। ठीक हो गया, तो मूव करते हैं जी हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो मेरा ख्याल है कि अब हमारे पास लास्ट स्लाइड है या कोई स्लाइड नहीं है, तो इसके साथ ही हमारा ये टॉपिक जो है अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गया। तो इंशाल्लाह मिलेंगे अब नेक्स्ट लेक्चर में। हमारा नेक्स्ट लेक्चर जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट, बड़े बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर है, वर्क, पावर एंड एनर्जी। तो थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।